प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं घर के बाहर तो मोशन एजुकेशन आया है आपके द्वार। आज संबंध एवं फलन की दूसरी क्लास में आप पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। लेकिन संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपन ने पहली कक्षा में क्या क्या पढ़ रखा था। अपन ने पढ़ रखा है क्रमित युग्म के बारे में, अपन ने पढ़ा था कार्तीय गुणन के बारे में, अपन ने पढ़ा था संबंध क्या होता है, संबंध के प्रांत व परिसर के बारे में और प्रतिलोम संबंध के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। और संबंधों के प्रकार में सबसे पहला संबंध जो है वो सबसे पहला संबंध क्या है? रिक्त संबंध। क्या होता है बेटा रिक्त संबंध? इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है ए, ठीक है बेटा। इसके अंदर अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3। यह एक समुच्चय दे रखा है अपने को बी, इसके अंदर अवयव हैं 4, 5। अब अपने से कहा जा रहा है कि साहब आर एक संबंध है, और आर एक संबंध कैसा है कि इसके अंदर जो अवयव हैं वो x, y के रूप में है। अब x, y के रूप में ये लिखा अपन ने सच दैट, जिसको अपन क्या कहते हैं? इस प्रकार है। किस प्रकार है कि y जो है वो बराबर है x + 7 के। और x कहां से लिया गया है बेटा? x लिया गया है a से, और y जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है? b से। अब इस प्रकार का अपने को एक संबंध दे रखा है। अब मैं पहले इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखना चाहता हूं। तो यहां पर दे रखा है बेटा कि y बराबर x + 7। अब x कहां से लेना है अपने को? x लेना है समुच्चय A से। तो जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा? 8। ये देखो आप, तो यहां पर आ गया अपने पास में 1, जब मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा? 9। यहां आ गया अपने पास में 2, 9। और जब मैं x की जगह 3 रखूंगा तो मेरे लाल क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा 10। तो यह आ गया 3, 10। अब अगर मैं a कार्तीय गुणन b निकालता हूं, तो इस प्रकार का कोई भी अवयव इसके अंदर विद्यमान नहीं है। मतलब ये हुआ कि r जो है वो एक प्रकार से अपने को क्या प्राप्त हुआ? रिक्त समुच्चय। क्या प्राप्त हुआ? रिक्त समुच्चय। और इस रिक्त समुच्चय को ही अपन क्या कह रहे हैं? रिक्त संबंध। कि ऐसा कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में नहीं बनाया जा सकता। अर्थात जब किसी समुच्चय से दूसरे समुच्चय में, मतलब समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के किसी भी अवयव से किसी प्रकार का संबंध ना हो तो ऐसा संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन संबंध नंबर 2 पर। यह है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या है ऐसा? इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में है एक समुच्चय ए, जिसके अंदर अवयव है 1, 2। और साहब एक अपने पास में संबंध समुच्चय है बी, इसके अंदर अवयव हैं कौन कौन से? 1, b। ये आगे। अब आपको याद है कि अगर a कार्तीय गुणन b करूं तो मुझे मिलेगा क्या बेटा? 1, a और 1, b, ये मिला। और 2, a और 2, b, ये आ गया। ये अपने को a और b का कार्तीय गुणन
करने से प्राप्त हुआ। अब जो अपने को संबंध दे रखा है आर, मान लीजिए अपने से कहा जा रहा है कि साहब ये आर एक संबंध है, ए कोमा ए, ए कोमा बी और 2 कोमा ए और 2 कोमा बी, ये एक संबंध दे रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों को देखने से अपने को पता चला कि इसके प्रत्येक अवयव का जितने भी संभव क्रमित युग्म बन सकते थे वो यहाँ विद्यमान है। यानी कि इसके एक अवयव का इनके प्रत्येक अवयव से संबंध है, इसके दूसरे अवयव का भी इनसे प्रत्येक अवयव से संबंध है। यानी कि जितने भी संभव संबंध थे वो सब हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि साहब आर जो है वो वास्तव में बराबर है इसके ए कार्तीय गुणन बी के। ए कार्तीय गुणन बी के मतलब संबंध आर में जितने भी अवयव हैं या जितने भी संबंध हैं वो सब ए कार्तीय गुणन बी में विद्यमान है। तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। सार्वत्रिक संबंध जब दो समुच्चयों में इस प्रकार के संबंध हो कि जितने संभव संबंध हैं वो सब उसमें विद्यमान है, तो इसका मतलब ऐसा संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। नंबर 3 पर आते हैं बेटा, कौन से संबंध के बारे में? तत्समक संबंध। अब तत्समक संबंध क्या होता है साहब? ये देखिए, इस तत्समक संबंध को अपन ऐसे आई लिख के और यहाँ छोटा सा ए लिख देते हैं, ऐसे करते, इससे भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, अपने पास में एक समुच्चय दे रखा है ए और इसके अंदर अवयव है 1 2 3 या और साहब एक संबंध है आ जो कहां से कहां में है, ए से ए में है। अब अगर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से और केवल स्वयं से संबंध हो, स्वयं से और केवल स्वयं से संबंध हो, तो ऐसा संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। नहीं है बात समझ? दिखाते हैं साहब कि मान लीजिए ये समुच्चय ए है ना बेटा, ये समुच्चय ए और ये भी समुच्चय ए। यहां पर लिखा अपन ने 1 2 3, ये लिखा 1 2 3। अब मैं कह रहा हूं कि साहब 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। जितने भी समुच्चय ए में अवयव थे उनका स्वयं से और केवल स्वयं से, केवल स्वयं से का मतलब यह है कि इस 1 का 2 से नहीं होना चाहिए या 2 का 1 से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर संबंध इस प्रकार से है कि 1 कोमा 1 2 कोमा 2 और साथ 3 कोमा 3 ये है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है। और तत्समक संबंध के लिए ऐसे लिख देते हैं सर। इसमें बात ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए, तो ऐसा संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, एक उदाहरण से समझते हैं। क्या उदाहरण है साहब? कि एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3। ठीक है, अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा तत्समक संबंध होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पहले देखूं कि ये क्या दे रखा है अपने पास में, तो अपने पास R1 के बारे में ऐसे करते हैं कि ये है समुच्चय ए, इसके अंदर अवयव है 1 2 3 और ये है समुच्चय ए, यहाँ पर भी अवयव है 1 2 3। अब मैं यहाँ पर पहले R1 के बारे में बातचीत करूं, यानी कि जो पहला संबंध दे रखा उसके बारे में।
इसमें क्या कह रहा है कि बेटा एक का एक से संबंध है, एक का एक से संबंध है, बहुत अच्छी बात। फिर दो का दो से संबंध है, फिर तीन का तीन से संबंध नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ये तीन रह गया ना, इस तीन का संबंध तीन से नहीं है, तो इसलिए ये संबंध तत्समक संबंध नहीं है। कौन सा? R1 वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परिभाषा को सत्य नहीं करता। परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का। यहाँ पर तीन नहीं है, ये वाले तीन का संबंध तीन से नहीं है, तो इसलिए R1 जो है तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। आई बात समझ में बेटा? संबंध नहीं। अच्छा, R2 के बारे में बातचीत करते हैं। R2 के लिए अपन ने क्या काम करा, ये देखो आप, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय ए, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां हो सा एक का एक से संबंध है, बहुत अच्छी बात है। दो का दो से है, तीन का तीन से है, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से। लेकिन यहाँ पर एक का तीन से संबंध हो गया। देखो आप, एक का तीन से संबंध, ये कौन सा संबंध है बेटा? R2। अब साहब यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि परिभाषा ये कहती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस अवयव एक का दो से संबंध हो गया, एक से स्वयं से तो है ही, लेकिन साथ में इस तीन से भी संबंध है। तो इस कारण से R2 जो है ये तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक संबंध नहीं, संबंध नहीं। आई बात बेटा समझ? R3 में देखते हैं सर, ये है अपने पास में समुच्चय ए, ये ए और ये वही 1 2 3, यहां पर भी 1 2 और 3। अब ये क्या कह रहा है कि एक का एक से संबंध है, दो का दो से है, तीन का तीन से है। मतलब प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध है। कौन सा संबंध है? ये R3। ठीक है। अब प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से, और दूसरी लाइन, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल प्रत्येक अवयव से संबंध है। तो इसका मतलब R3 जो है शर्तों पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है, इसलिए R3 तत्समक संबंध है, तत्समक संबंध है। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। अब साहब देखते हैं संबंधों के प्रकार में चौथा संबंध कौन सा है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध का मतलब यह है कि स्वयं का स्वयं से संबंध जरूर होना चाहिए, किसी और से हो चाहे नहीं हो, ठीक है, लेकिन स्वयं का स्वयं से संबंध जरूर होना चाहिए। कैसे सा? इसको परिभाषा से समझिए कि स्वतुल्य संबंध समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R यदि इस प्रकार से है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता हो, तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगर गणितीय परिभाषा देखें तो यह है कि संबंध R में A, विद्यमान होना चाहिए, और ये प्रत्येक, ये वाला चिन्ह जानते हो बेटा, उल्टा ए। उल्टा ए क्या होता है? ये होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब प्रत्येक के लिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब A, विद्यमान होना चाहिए संबंध के अंदर,
और ये चीज लागू होती है किसके लिए? प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए ये लागू होती है। इसी को इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा कि ए आर ए स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। देखते हैं भाई कि मान लीजिए यहां पर अपने पास में एक समुच्चय है ए, जिसके अंदर अवयव है 1, 2 और 3, ये लिख लिया साहब। अब यहां से मैंने कहा कि साहब R1 ये अपने पास में है 1,1, 1,2 और 1,3, 2,1, 2,2 और 3,3, ये आ गया। अब परिभाषा तो ये कहती है कि साहब स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। स्वयं कौन? इसके अवयव लेते हैं समुच्चय ए के। समुच्चय ए का पहला अवयव है 1, तो 1 का 1 से संबंध है क्या? देखो आप 1 का 1 से संबंध है ना बेटा? ये देखो आप 1,1 ये पूरी तरह से विद्यमान है। अच्छा 2 का 2 से संबंध है क्या? तो देखो आप 2,2 ये भी पूरी तरह से विद्यमान है। अब 3,3 क्या ये विद्यमान है? ये भी विद्यमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है। अब बालक कहे कि सर इसमें ये बाकी के अवयव भी तो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है, 2,1, 1,3 ये भी तो दिखाई दे रहे हैं, 1,2 इनका क्या हुआ? तो अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने को ये देखना है कि जो अपने समुच्चय ए में 3 अवयव थे, क्या उन तीनों का स्वयं से संबंध है कि नहीं है। अगर किसी और से भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्वयं का स्वयं से जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है R2, ये समझ, यहां पर मैंने लिखा 1,1 और शायद 2,2 और 3,1 और 1,2 ये लिख दिया था। अब मैं कहूं क्या ये स्वतुल्य संबंध है? तो देखो आप यहाँ 1 का 1 से संबंध है। देखो 1,1 का इससे संबंध है, 1,1 विद्यमान है ना। फिर अगर आप 2,2 की बात करें तो क्या 2,2 इसमें विद्यमान है? देखो आप विद्यमान है, लेकिन इसमें देखा मैंने कि ये 3 का स्वयं से संबंध नहीं है। मतलब यहाँ पर 3,3 विद्यमान नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। आई बात समझ? अब बालक के दिमाग में यहाँ पर एक बात चलती है कि सर फिर तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में अंतर क्या हुआ? तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में अंतर क्या हुआ? तो बेटा वहां पर मैंने क्या लाइन बोली थी कि स्वयं का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। केवल से का मतलब ये था कि किसी और से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। अगर किसी और से हो जाता है, किसी और से भी संबंध हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध भी हो। एक उदाहरण लेते हैं साहब स्वतुल्य संबंध को समझने के लिए, ये लिया साहब। अब यहाँ पर अपन जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा संबंध स्वतुल्य है और कौन सा नहीं है। देखते हैं आपके कितनी बात समझ में आई। यहाँ पर समुच्चय ए है, इसके अंदर अवयव है ए और ये समुच्चय ए।
1 2 3, 1 2 3, ये। अब यहां पर देखो आप 1,1, 2,2, 3,3, 1,3 और साथ 2,1 ये दे रखा है, और संबंध का नाम क्या बता रखा है? R1। ये हो गया। अब अपने को ये बताना है क्या ये स्वतुल्य संबंध है? स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या कहती है कि स्वयं का स्वयं से संबंध जरूर होना चाहिए। मतलब अगर समुच्चय ए से मैं बारी बारी से अवयव लेता हूं, कौन कौन से? 1,1, क्या ये R1 में है? सर। फिर 2,2, क्या ये R1 में है? बिल्कुल है सर। अच्छा 3,3 है क्या बेटा? बिल्कुल है बेटा। ये देखो, अब बालक के साथ ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को, तो अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना था 1 2 3 से कि इनका स्वयं से है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं कि R1 जो है ये एक कौन सा संबंध है बेटा? स्वतुल्य संबंध है। अच्छा एक बात और पूछो, क्या ये तत्समक संबंध है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्वयं का केवल स्वयं से संबंध नहीं है, किसी और से भी संबंध है। जैसे एक का एक से तो है ही, एक का 3 से भी है, 2 का 1 से तो है, और 2 का 2 से भी, दोनों का है ना, देखो अलग अलग हो गए। तो इसके लिए इसको तत्समक संबंध नहीं कह सकते। ये क्या है? स्वतुल्य संबंध। ठीक है बेटा। R2 के लिए देखें अपन, R2 में क्या दे रखा है अपने को कि साहब ये समुच्चय ए और ये एक और समुच्चय। अब यह वही 1 2 3, 1 2 3। अच्छा यहां देखो 1 का 1 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, 2 का 1 से संबंध है, और साथ 3 का 2 से संबंध है। अब इस संबंध का नाम दे रखा है अपन ने R2। ये अब ये बताओ क्या ये स्वतुल्य संबंध है? देखो ध्यान से, स्वतुल्य संबंध ये कहता है कि सब 1,1 इस R में होना चाहिए। तो क्या 1,1 R2 में है? देखो आप, बिल्कुल है सर। अच्छा 2,2 R2 में होना चाहिए। क्या 2,2 R2 में है? ध्यान से देखो बेटा, अरे कहीं भी नहीं है, 2 का 2 से संबंध ही नहीं है। तो इसका मतलब ये विद्यमान नहीं है। अब विद्यमान नहीं है, अब 3,3 भी देख लो, अरे 3,3 तो है, लेकिन अपन इसको स्वतुल्य संबंध नहीं कह सकते। अगर एक भी अवयव ऐसा बच जाता है जिसका स्वयं से संबंध नहीं है, एक भी अवयव अगर ऐसा बच जाता है जिसका स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं है, तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध नहीं कह सकते। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। संबंधों के प्रकार में 5वां संबंध आता है सममित संबंध। सममित संबंध का मतलब कि समुच्चय ए में कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि A का B से संबंध होने पर अगर उस संबंध में B का A से भी वही संबंध हो, तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। इसकी गणितीय परिभाषा क्या कहती है बेटा? कि यदि और केवल यदि A, B अगर संबंध R में विद्यमान है, A, B अगर संबंध R में विद्यमान है, और B, A भी अगर संबंध R में विद्यमान है, जबकि A और B दोनों कहां से लिए गए हों? समुच्चय A से, तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। अगर अपन दूसरा रूप देखें कि A का B से वही संबंध हो जो B का A से है, मतलब A का B से संबंध होने पर अगर B का A से भी वही संबंध आता है,
तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। ठीक है भाई। अब साहब उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है साहब? प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध R1,2 और 2,1 ये सममित संबंध है। अब मैंने क्या काम करा कि साहब यहां पर एक समुच्चय ए और ये समुच्चय, ठीक है, यहां लिखा अपन ने 1, 2, 3, 1, 2, 3। आर क्या कह रहा है बेटा कि 1 का 2 से संबंध है और 2 का 1 से संबंध है। भाई 1 का 2 से और 2 का 1 से, ये देखो है ना। अब मैंने इस संबंध को दे रखा है आर, तो यहां पर आर ये कहता है कि साहब यहाँ 1,2 और 2,1 ये विद्यमान है। और अपनी परिभाषा क्या कहती है? इसमें से कोई सा भी अवयव लो, मतलब ए और बी कहां से लेना है अपने को? इस समुच्चय ए से। अब मैंने समुच्चय ए से एक अवयव लिया साहब 1। अब इस 1 का किससे संबंध है? 2 से। देखो अगर ऐसा होता है, अगर 1 का 2 से संबंध है तो जरूरी है कि 2 का 1 से संबंध होना चाहिए। अगर 1 का 2 से संबंध है तो यहां देखो क्या 2 का 1 से संबंध है? अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि R जो है एक सममित संबंध है। क्या है मेरे लाल? R एक सममित संबंध है। ये हो गया सर। R क्या आ गया अपने पास में? एक सममित संबंध। ठीक है, आई बात समझ में? A का B से अगर संबंध है, मतलब होना चाहिए, अगर A का B से संबंध है तो जरूरी है कि B का A से भी वही संबंध हो, तब जाकर दिया गया संबंध सममित संबंध कहलाता है। अब आते हैं साहब छठे नंबर के संबंध पर। यह है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है साहब? के समुच्चय ए में परिभाषित एक संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है। कब? जब A का B से कोई संबंध हो, B का C से भी हो, मतलब A का B से संबंध हो और B का C से हो, तो वही संबंध अगर A से C में हो, यानी कि A का C से वही संबंध हो, तो वो संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं? कि A का B से संबंध है, वही संबंध B का C से है। अगर A का B से वही संबंध है जो B का C से है, और ऐसा होने पर अगर A का C से भी वही संबंध होता है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है बेटा? संक्रामक संबंध कहलाता है। गणितीय रूप में इसकी परिभाषा जो आती है वो ये आती है कि A, B R यानी कि संबंध में विद्यमान है और B, C भी संबंध R में विद्यमान है। अगर ऐसा है तो जरूरी है कि A, C भी R में विद्यमान हो। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तब जाकर ये संबंध क्या कहलाता है बेटा? संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक समुच्चय लिया 1, 2, 3, ये आ गया, और साहब मैंने यहां पर एक संबंध बनाया साहब कि 1, 2 है, ठीक है, और साहब 2, 3 है, और साहब यहां पर 1, 3 भी है। ये तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर 1, 2 है R के अंदर,
इसको अपन कह रहे हैं कि साहब ए कोमा बी आर के अंदर विद्यमान है और साहब बी कोमा सी यानी कि 2,3 ये भी आर में विद्यमान है। ए कोमा बी आर में विद्यमान है और साहब बी कोमा सी भी है। तो अगर ए कोमा सी अगर ऐसा है और उसके बाद अपन ने चेक किया, अपन ने जांच की कि ए कोमा सी भी आर में विद्यमान है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा बेटा? तत्समक संबंध कहलाता है। एक उदाहरण से समझते हैं अपन। क्या है सर कि प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय दे रखा है n और संबंध है कि x y से छोटा है, x y से छोटा है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि क्या ये संबंध संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा। क्या कह रहे हैं अपन कि x y से छोटा है। अब अपन ने ये n का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर n का मतलब है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्या है। और जो संबंध r है ये कहां पर है बेटा? n से n में है। r संबंध जो है n से n में है, यानी कि n कार्तीय गुणन n से मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 1,1 1,2 1,3 ऐसे अनंत तक, फिर 2,1 2,3 ऐसे कर दो। अब मैंने क्या काम करा कि ये x है, ये कौन है बेटा? x। अब ये कह रहा है कि यहां से अपन ने 3 अवयव ले लिए, x, y, z, और ये कहां से लिया अपन ने? n से। ठीक है, अभी उदाहरण देके समझाऊंगा मैं कि साहब ये x है और ये यहाँ कहा जा रहा है कि x y से छोटा है। तो मैंने यहाँ पर x ले लिया, मान लीजिए 5। ये कौन है? 5। और y जो है वो मैंने ले लिया, ये रहा y। ठीक है, y मैंने ले लिया साहब 7। ये 7 ले, यानी कि यहाँ पर y का मान मैंने मन में मान लिया सब 7। अच्छा, z मैंने ले लिया 9, तो ये एक z है। यहां पर मैंने इसको ले लिया z को 9। अच्छा, एक बात बताओ, ये कह रहा है कि साहब x y से छोटा है, मतलब अगर मैं इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि साहब 5,7, फिर साहब 7,9, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि 5,9। ये ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि ये x y से छोटा है, तो क्या 5 7 से छोटा है? बिल्कुल सही बात, देखो आप। अच्छा, क्या 7 9 से छोटा है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर x y से छोटा है, y z से छोटा है, x y से छोटा है और y z से छोटा है। तो अपन क्या ये बात कह सकते हैं कि साहब x z से छोटा है? कह सकते हैं ना बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन ये कह रहे हैं कि साहब 5,7 ये R में विद्यमान है और साहब 7,9 ये भी R में विद्यमान है, अगर ऐसा है और ऐसा हो जाए कि 5,9 भी R में विद्यमान हो, तो ऐसा संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है। कैसा संबंध कहलाता है बेटा? संक्रामक संबंध। ठीक है बेटा। अब आते हैं साहब अपन तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध क्या है? इस समुच्चय A में परिभाषित एक संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? जब ये संबंध R एक स्वतुल्य संबंध हो, जब ये R एक सममित संबंध हो
और जब ये R एक संक्रामक संबंध हो, अर्थात कोई संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाता है जबकि वो स्वतुल्य संबंध भी हो, वो संक्रामक संबंध भी हो, वो सममित संबंध भी हो। मतलब उसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों के गुण पाए जाते हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है बेटा? तुल्यता संबंध कहलाता है। अब देखते हैं अपन एक उदाहरण लेते हैं। कैसे? कि जिस समझाने के लिए कि एक समुच्चय लिया मैंने ए, और यहाँ पर इसके अंदर अवयव है 1, 2, 3। ये आ गया। अब यहाँ पर ए कार्तीय गुणन ए निकाला, तो देखना आप कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 3, और 2, 2, और 3, 1, 3, 2, और 3, 3। ये अपने पास में ए कार्तीय गुणन ए प्राप्त हुआ। अब इसी को अपन ने कह दिया कि साहब ये एक संबंध आर है, और अपने को इसमें जांच करनी है क्या ये तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध की जांच करने के लिए सबसे पहले ये स्वतुल्य होना चाहिए। तो क्या ये संबंध स्वतुल्य है? देखते हैं साहब। स्वतुल्य संबंध क्या कहता है बेटा? कि साहब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो पहली जांच कर रहे हैं अपन स्वतुल्य के लिए। अच्छा ये बताओ 1, 1 ये इस आर में है क्या? बिल्कुल है साहब। अच्छा 2, 2 इस आर में है क्या? बिल्कुल है साहब। अच्छा 3, 3 इस आर में है क्या? बिल्कुल है साहब। तो अगर ये ऐसे कह दूं कि साहब ए आर में विद्यमान है, और जो ए है ये मैंने कहां से लिया है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी कि ए विद्यमान होना चाहिए इसमें। तो ऐसे संबंध आर को मैं क्या कहूंगा कि आर एक स्वतुल्य, क्या बेटा? स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब इसकी दूसरी जांच क्या है बेटा? दूसरी जांच ये कहती है कि साहब क्या ये सममित संबंध है? और सममित संबंध की क्या परिभाषा है? कि ए का बी से संबंध हो तो बी का ए से संबंध होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं कहूं कि साहब 1, 2 आर में है, तो 2, 1 भी आर में होना चाहिए। है क्या बेटा? देखो 1, 2 है, अरे वाह, 2, 1 भी है। अच्छा अगर 2, 3 आर में है, तो 3, 2 भी आर में होना चाहिए। दिखाई दे रहा है बेटा? अच्छा 1, 3 अगर आर में है, तो 3, 1 भी आर में होना चाहिए। ये भी दिखाई दे रहा है। यानी कि ए, बी होने पर अगर बी, ए भी विद्यमान हो तो आर क्या कहलाएगा बेटा? आर एक सममित संबंध है। क्या है? सममित संबंध है। आई बात समझ? ये हो गया। अब नंबर 3 पर कौन है बेटा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कह रहा है? कि साहब ए का बी से संबंध हो और बी का सी से हो, तो ए का सी से भी होना चाहिए। ए का बी से संबंध हो, बी का सी से हो, तो ए का सी से भी संबंध होना चाहिए। तब जाकर अपन कहेंगे कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है। तो देखें साहब, जांच करते हैं
क्या 1,2 आर में है? ठीक है। और साहब 2,3 ये भी आर में होना चाहिए। ये दोनों है ना? अगर ऐसा है तो यहां पर अगर ये कहा जाए कि 1,3 आर में है, ठीक है, 1,3 आर में है, तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि देखो आप 1,3 है, इसका मतलब ये संबंध संक्रामक संबंध है। और भी देखते हैं अपन कि जैसे 1,3 है, 3,2 है, देखो आप 1,3 है आर में और साथ 3,2 है आर में। तो यहां पर अगर ये दोनों हैं, अगर नहीं है तो बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन अगर ये दोनों हैं तो यहां पर 1,2 ये भी आर में विद्यमान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब अपन कहेंगे कि आर एक संक्रामक संबंध है। आर एक कैसा संबंध है बेटा? संक्रामक संबंध है। अब संक्रामक संबंध है, मैंने इस संबंध पर जांच की, क्या ये स्वतुल्य संबंध है? मुझे प्राप्त हुआ कि ये स्वतुल्य संबंध है। फिर मैंने जांच की, क्या ये सममित संबंध है? तो मुझे पता चला कि ये सममित संबंध भी है। फिर मैंने जांच की कि क्या ये संक्रामक संबंध है? तो मुझे फिर पता चला कि ये तो संक्रामक संबंध भी है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है बेटा? तुल्यता संबंध कहलाता है। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। कल अपन फिर मिलेंगे और अपन बोर्ड की किताब की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।